हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स आता है कि सर बुक रेफर कर दीजिए, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक, स्टैंडर्ड बुक मुझे पढ़नी चाहिए। तो मैं कुछ सब्जेक्ट्स आपको डिमार्केट कर देता हूँ कि आपको उन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन सी बुक्स को रेफर करना चाहिए। दैट इज़ ओनली अ रिकमेंडेशन। अगर आपको दूसरी बुक रेफर करते हैं और आपको लगता है कि वो बुक आपको एरिया, मतलब जो लीगल डायमेंशन है उसको डिटेल में समझाता है, या फिर वो किताब अगर आपको जजमेंट्स का एरिया और जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बेटर समझाता है, तो आप उस पर्टिकुलर बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अभी मैं सीआरपीसी का टॉपिक अपने चैनल पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सब जानते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है उस पर। तो सीआरपीसी पे व्हाट आई एम रेफरिंग और व्हाट आई हैव बीन रेफरिंग इन सिंस माय एकेडमिक करियर। तो सबसे पहले केलकर की बुक आप रेफर कर सकते हैं, आरवी केलकर आप सीआरपीसी में रेफर कर सकते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एफआईआर का पोर्शन की मैं बात करूं, या फिर कॉग्निजेंस लेने वाले एरिया की मैं बात करूं, या फिर ट्रायल के एरिया या चार्ज मेकिंग के एरिया की बात करूं, तो आप अगर सरकार, जो सीआरपीसी की बहुत ही फेमस बुक है, तो सरकार भी आप रेफर कर सकते हैं उस केस के अंदर। तो ये दोनों बुक्स आप सीआरपीसी के पर्पज से रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सीपीसी रेफर कर रहे हैं, तो सीपीसी के अंदर आप जो मेजर सबसे ज़्यादा फेमस किताब है वो सीके टकवानी है। आप टकवानी रेफर कर सकते हैं। टकवानी इज़ अ वेरी गुड बुक, और उसके अंदर आपको एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल्स के साथ मिल जाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, या जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या फिर मैं एलएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ, तो टकवानी में आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा लिखने के लिए और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में, कि आप पेपर में अपना आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू। अदर देन दैट, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पे आप पूनम प्रधान सक्सेना पढ़ सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड बुक। अगेन आप अवतार सिंह भी रेफर कर सकते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। तो वहां पे आपको पूनम प्रधान में आपको ये एडवांटेज रहता है कि वहां पे जो मेजर केस लॉज हैं, जैसे कि आपके डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के ऊपर केस लॉज हो गए, या फिर आपका परपेचुइटी रूल के ऊपर केस लॉज हो गया, या फिर आपके मोर्टगेज के ऊपर केस लॉज हो गए, तो वो केस लॉज आपके बहुत ही बेटर ऑर्डर में फ्रेम्ड हैं, और आपके केस लॉज का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वहाँ पे जो लॉ का एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी बेटर फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो सबसे अच्छी किताब है जो आपको पढ़नी, ज़रूर पढ़नी चाहिए इनफैक्ट, वो है एमपी जैन। एमपी जैन अगर आप रेफर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक का। स्पेसिफिकली अगर मैं उसमें आर्टिकल 21 किस तरीके से AK गोपालन से हम मेनका गांधी की तरफ आए हैं, या फिर आप आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 19 तक की एक्सप्लेनेशन उसमें पढ़ते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड बुक। उसके अंदर आपको काफी डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डीडी बासु भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो डीडी बासु इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। अगर आप पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका पेपर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ें, आप कमिटीज के बारे में भी पढ़ें, उसके बारे में आपको पॉइंटर्स के हिसाब से नॉलेज मिले, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंटर्स अच्छे बन जाएं, थोड़ा सा प्रिसाइज होना चाहते हैं, तो आप लक्ष्मीकांत भी रेफर कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि काफ़ी सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो लक्ष्मीकांत की बुक ही रेफर करते हैं। इवन कि यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं वो भी लक्ष्मीकांत रेफर करते हैं। तो आप बात करते हैं इसके अलावा इंडियन पीनल कोड की बात करें हम, तो इंडियन पीनल कोड के लिए केडी गौर इज अ गुड बुक। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, क्योंकि उसमें केसेस जो दे रखे हैं आपको, वो केसेस का आपको जैसे फैक्ट दे दिया, इशू एंड द लॉ, इशू एंड द लॉ करके आपको एरिया दिया हुआ है, जिससे आपको ये फायदा होता है एग्जाम में, कि आपको पता होता है कि आपको इस कंटेंट में अगर कोई जजमेंट आती है पेपर में, तो उसमें कितना लिखना है, कितना कंटेंट आपको फिल इन करना है, और कितना कंटेंट उसके बाद आपको कितना छोड़ना है। दूसरा, अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं मर्डर का जो सेक्शन है, एरिया है, सेक्शन 299 है या आईपीसी में, या सेक्शन 300 है, वो वाला एरिया अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो रतन लाल एंड धीरज लाल इज अ वेरी गुड बुक। अगर आप फोर्जरी के ऊपर, रॉबरी के ऊपर, डकैती के ऊपर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप रतन लाल धीरज लाल रेफर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और वैसे भी रतन लाल धीरज लाल काफ़ी अच्छी किताब है, बट रतन लाल में बस एक प्रॉब्लम आपको मिलेगी, कि आपको जरूरत से ज्यादा केस लॉज आपको लोडेड मिलेंगे, तो कई बार सेग्रीगेट करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कौन सा वाला केस लॉ मुझे याद करने के लिए यूज करना है, या कौन सा वाला केस लॉ मुझे छोड़ना है। अब बात करते हैं एविडेंस की। एविडेंस फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, क्योंकि अगर आप सीआरपीसी या सीपीसी पढ़ते हैं, तो एविडेंस को साथ में कंबाइन करे बिना आपका पढ़ना, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ है वो उतनी प्रॉपर नहीं रहती। तो एविडेंस के अंदर आप रतनलाल धीरजलाल रेफर कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। रतनलाल धीरजलाल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेक्शन वाइज। इवन के केस लॉज जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो सेपरेट करके लिखी हुई हैं, कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस ले डाउन करी, या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया, वो बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप अवतार सिंह ही रेफर करिए। अवतार सिंह बहुत अच्छी किताब है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में।
एक्सप्लेनेशन तो है ही उसका कॉन्ट्रैक्ट में, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इंग्लिश केस लॉज और इंडियन केस लॉज, और किस तरीके से इंग्लिश केस लॉ, इंग्लिश के जो केसेस हैं वो हमने इंडिया में अप्लाई किए हैं या हम उसको इंडिया, उस लॉ को इंडिया में अप्लाई नहीं करते, उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी अवतार सिंह के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं हिंदू लॉज की बात करूं या मुस्लिम लॉज की बात करूं, स्पेसिफिकली अगर मैं हिंदू लॉज की बात करूं तो आप पारस दीवान रेफर कर सकते हैं। देखिए ये जितनी किताबें मैं आपको बता रहा हूं ये सारी ऑल ओवर इंडिया में अगर आप जाएंगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपको यूजुअली टीचर्स ये बुक रेफर करते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एकेडमिक जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है ये उनके अंदर आती है, और आप किसी भी एलएलबी का सिलेबस उठा लेंगे यूनिवर्सिटी का, आपको वहां पे लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस में ये किताबें मिलेंगी ही मिलेंगी। मगर ऐसा नहीं है कि सारी चीज आपको यहाँ मिल जाएगी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं सीआरपीसी की बात करता हूँ, तो सीआरपीसी के अंदर आप केलकर अगर रेफर कर रहे हैं तो कई बार केलकर में जैसे जजमेंट्स का ना, लेट सपोज लिखा जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये रेफरेंस दी गई, तो वहां पे आपके लिए कई बार ये चीज डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां पे उसके अलावा उस जजमेंट में क्या लॉ था। तो वहां पे आपका अपना मेरिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मेरिट इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्किल अप्लाई करनी है कि मान लीजिए अगर आपको कोई जजमेंट बार बार रेफरेंस को मिल रही है वहां पे और आप उस जजमेंट को समझना चाहते हो, तो व्हाट यू डू, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाइए और वहां से जजमेंट डाउनलोड करिए, और अगर वो 5 6 7 8 10 पेज तक की जजमेंट भी है, आपको लगता है कि ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है हमें इस जजमेंट पे, तो 10 पेज तक की जजमेंट है तो आप उसको रीड करिए खुद। और अगर आपको उतना भी टाइम नहीं देना, लग रहा है कि नहीं यार मेरे को इतना ज्यादा भी टाइम नहीं देना, तो कोई सी भी जजमेंट आप सुप्रीम कोर्ट की डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से, तो हमेशा हर जजमेंट पे हेड नोट होता है, 2 पेज का ऑलमोस्ट हेड नोट होता है, और 2 पेज के हेड नोट में आपको जजमेंट के फैक्ट्स और वहां पे उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या इंपॉर्टेंट रेशियो ले डाउन करी है, क्या इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया, क्या इंपॉर्टेंट लॉ ले डाउन किया उस जजमेंट के अंदर, वो चीज आपको हेड नोट के अंदर मिल जाती है। अगर आप बहुत कंसाइज पढ़ना चाहते हैं, उससे 2 चीजें होती हैं। पहला फायदा कि आपको जजमेंट का एक ब्रॉडर आइडिया लग जाता है, तो दोबारा जब आप केलकर पढ़ेंगे या फॉर दैट मैटर कोई सा भी बुक को रेफर करेंगे जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे को इस जजमेंट के बारे में आइडिया है, इस जजमेंट के बारे में मुझे पता है, तो अब मेरे को वो जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा और बेहतर समझ में आ रहा है, वो जो एक्सप्लेनेशन है बेयर एक्ट के सेक्शन की वो थोड़ी और बेहतर समझ में आ रही है। उसके अलावा अगर जैसे आप दूसरे लॉज है जैसे सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, तो उसमें कई बार क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया बुक में लिखा उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा दिया ही नहीं है, क्योंकि कई बार किताबों में सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता। तो वहाँ पे आप इंटरनेट भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपको क्रेडिबल मटेरियल्स मिलते हैं, आप इंटरनेट पे केस लॉज के साथ मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलते हैं, तो आप इंटरनेट रेफर कर लीजिए। कई सारी वेबसाइट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ पे आप उसको रेफर कर सकते हैं। मगर मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स हमेशा जो रेफर करें वो ऑथेंटिक रेफर करें, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जरूर रेफर करें। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करने से आपको ये फायदा होता है कि आपको पता होता है कि आप जो मटेरियल रेफर कर रहे हैं या आप जो मटेरियल पढ़ते हैं वो मटेरियल एक ऑथेंटिक मटेरियल है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को आप उसके बेसिस पे काम करने वाले हैं, कल को आप उसके बेसिस पे अपना, अगर आप प्रैक्टिस में हैं या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके अंदर उसको अप्लाई करने वाले हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उस चीज की ठोस जानकारी होना जरूरी है। उसके अलावा ये सारे मैंने जो मेजर बुक्स हैं ये मैंने आपको बता दी, अगर आप इनको बुक्स को पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा कई स्टूडेंट्स का मेरे को डाउट आता है कि सर हम गेस जो मतलब जो पतली किताबें होती है, जो गेस्ट पेपर टाइप की किताबें होती है, 150 200 पेज 250 पेज की किताब होती है, क्या हम उसको रेफर कर लें, उससे हमारा काम चल जाएगा? तो देखिए, अगर मैं एक रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपका काम तो चल जाता होगा एग्जाम में। आपने उस 200 पेज की किताब को पढ़ा और आपका काम चल गया, आपको 4 चीज़ें सीखने को भी मिल गई। हाँ, एक सब्जेक्ट और रह गया था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन के लिए भी आप अवतार सिंह रेफर कर सकते हो। अवतार सिंह इज अ वेरी गुड बुक आर्बिट्रेशन के ऊपर। तो अवतार सिंह की जो किताब है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। तो कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर हम उस गेस्ट पेपर को रेफर कर लें, हम 200 पेज की किताब को रेफर कर लें। देखो भाई, वहां पे आप उस गेस्ट पेपर को रेफर कर सकते हो, नो डाउट। आपने गेस्ट पेपर रेफर किया, आपका सेमेस्टर भी निकल गया होगा, आपके अच्छे नंबर भी आ गए होंगे शायद। मगर प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि गेस्ट पेपर को रेफर करने के बाद या वो जो पतली किताबें होती है जो 150 200 पेज 300 पेज की किताबें होती हैं जिसमें सारी चीज़ें कंसाइज करके एक जगह लिखी होती है, वहाँ पे आपकी रिसर्च एबिलिटी जो होती है या एक्सप्लानेटरी एबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों?
क्योंकि वहां पे जो काम 15 पेज या 20 पेज में करके आपको एक्सप्लेन करके केस बाय केस दिया, वो चीज वहां पे 4 पेज में समेटी हुई है। तो आपको लगता है कि इतनी ही चीजें एग्जिस्ट करती है, और जब आप एक साथ इतना कंसाइज मटेरियल पढ़ लेते हैं ना, तो आपको फिर मन नहीं करता कि आप डिटेल्ड मटेरियल को रेफर करें या डिटेल मटेरियल को पढ़ें। तो ये जनरली एक प्रॉब्लम देखने को मिली है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट में एग्जाम टाइम में वो मटेरियल रेफर करते हैं, और यूजुअली वो सेमेस्टर से पहले अपनी डिटेल एकेडमिक बुक रेफर करते हैं। बट मेजरली बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जब वो 200 पेज या 250 पेज की जो पतली किताबें होती हैं, अलग अलग पब्लिशिंग हाउस अलग अलग नामों से वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जानी जाती हैं, तो वो किताबें रेफर करने के ऊपर प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको किताबें आपका पर्पस सॉल्व कर देगी मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो ब्रॉडर पर्पस है उसमें कहीं ना कहीं वो किताबें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, इशू क्रिएट कर देंगे। दूसरा, आपको आदत लग जाएगी कि बार बार उसी किस्म की किताबें पढ़ें। अब इसके साथ जो मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई, एक चीज मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा, हाँ एक सब्जेक्ट और रह गया था लेबर लॉस के ऊपर, आप एस एन मिश्रा रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप श्रीवास्तवा भी रेफर कर सकते हैं। श्रीवास्तव, एस सी श्रीवास्तवा में आपको हालांकि सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, बट एस सी श्रीवास्तवा इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। स्पेसिफिकली अगर मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एस सी श्रीवास्तवा में काफी अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है। और बाकी आप एस एन मिश्रा भी रेफर कर सकते हैं। एस एन मिश्रा में आपको कंसोलिडेटेड कंटेंट मिल जाता है। लेबर लॉस की बात करूं, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉस की, देखिए आप अगर कभी भी रेफरेंस बुक लेते हैं या फिर आप कभी भी को कमेंट्री बुक पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की किताबें पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास उस पर्टिकुलर लॉ का हमेशा बेयर एक्ट अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कभी भी कोई सा भी सेक्शन, मान लीजिए मैं सेक्शन 190 कॉग्निजेंस का सीआरपीसी का रेफर कर रहा हूँ या एफआईआर का 154 रेफर कर रहा हूँ, तो मैंने शायद वो बेयर एक्ट में कई बार सेक्शन पढ़ा है, बट मैं दोबारा उसको सेक्शन को दोबारा उस टाइम बैठ के बेयर एक्ट से खोल के मैं उस सेक्शन को दोबारा पढ़ूंगा, दोबारा उस सेक्शन के प्रोविजंस को रीड करूंगा। उससे वो बार बार जो बेयर एक्ट का जो लिखने का तरीका है ना, लॉ को लिखने का जो फॉर्मेट है, वो आपके दिमाग में जाता है, और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको जैसा लॉ लिखा हुआ है वो चीजें और बेहतर समझ में आ रही हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी वाइडर एम्बिट में आपके दिमाग में जाती है। तो कभी भी कोई भी कमेंट्री बुक आप रेफर करते हैं, तो प्लीज इंश्योर कि आप उसके साथ बेयर एक्ट को भी रेफर करें। बेयर एक्ट अगर आप उसको पढ़ते हैं, बेयर एक्ट की कोई रीडिंग की लिमिट नहीं है। अगर आप उसको 4 बार पढ़ चुके हैं, आप उसको 40 बार पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेक्शन को आपने 200 बार देखा, उसको 300 बार देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चर्चा हुई है और वो बेयर एक्ट से रिलेटेड है, तो आप एक बार बेयर एक्ट का प्रोविजन देख के उठा के जरूर देखें। और जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं और उसके अंदर फुटनोट है, तो आप फुटनोट जरूर देखें। कई बार बच्चे ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो फुटनोट नहीं देखते। फुटनोट से आपको क्या क्या पता चलता है, अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आई है, तो आपको पता होता है कि ये वाला जो चेंज है इस लॉ के अंदर, सेक्शन के अंदर, ये 1976 में आया है, 1999 में आया है, 2002 में आया, पहले क्या लिखा हुआ था, सब्सटीट्यूट करा है, रिमूव करा है, ओमिट करा है, ये सारी चीजें आपको फुटनोटिंग से पता चलती है। तो कई बार आप सिर्फ एक सिंपल बेयर एक्ट की रीडिंग ले लेते हैं, आपको लगता है कि हमने इंग्लिश को हिंदी में समझ लिया और हमें चीजें दिमाग में सेट हो गई, बट वो चीजें दिमाग में सेट नहीं होती उस तरीके से। आप उसको कंटिन्यूअसली बार बार उस सेक्शन को या उस एरिया को जो आपको यूटिलिटी का है, आप उसको बार बार जब रीड करते हैं, तो उसकी जो टेक्स्ट की राइटिंग का तरीका है, बेयर एक्ट में जो लॉ जिस तरीके से लिखा हुआ है, आपको वो तरीका आप ग्रास्प कर लोगे, आपको वो तरीका समझ में आना शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप फुटनोटिंग पढ़ते हो या जो शेड्यूल्स लगे हैं, अगर कानूनों के पीछे शेड्यूल लगे हैं, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इस तरीके से शेड्यूल अटैच है बहुत सारे कानूनों में, आप शेड्यूल जरूर पढ़िए। शेड्यूल पढ़ने से आपको आइडिया लगता है कि अच्छा आपने कॉम्प्रिहेंसिव बेयर एक्ट की रीडिंग करी है। स्टूडेंट्स कई बार ये गलती कर देते हैं कि वो आधे अधूरे ही बेयर एक्ट को रीड करते हैं और उनको लगता है कि हमने सफिशिएंट रीडिंग कर ली है, बट ऐसा नहीं होता। तो आई होप आपको आज मैंने बुक्स की रेफरेंस दे दी और आपको उसके अलावा मेरी सजेशंस आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।